You are in the right place. You are in the right place. हेलो एवरीवन, मैं हूं माइकल नाइक। आप सभी का गुरु मिखाइल चैनल में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में हम पत्र लिखन यानी लेटर राइटिंग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। न केवल पढ़ाई के दौरान बल्कि पढ़ाई के उपरांत भी हमें अनेक ऐसे समय आता है जहां हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होता है। इसीलिए इसे बखूबी सीखना हर किसी की आवश्यकता है। लेटर यानी पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर उन्हें दो मुख्य कैटेगरी में विभाजन कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स को हम लोग हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। फॉर्मल लेटर्स को हम लोग ऑफिशियल लेटर कह सकते हैं और अनऑफिशियल लेटर जो है वो है इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स को अनऑफिशियल लेटर कह सकते हैं। बी कैटेगरी के हिसाब से लेटर को दो हिस्सों में हम बांटते हैं, वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। इन लेटर्स को हम दो भागों में बांटने का मुख्य विषय यह है क्योंकि उनके फॉर्मेट्स, जिसे कहते हैं हम लोग प्रारूप, एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा की उपयोगिता, इन दोनों में अंतर पाया जाता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम इन डिटेल्स आगे सीखने वाले हैं। आप अगर सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या आप सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, दोनों टीचर्स एवं स्टूडेंट्स के लिए एक मुख्य विषय ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये सीबीएसई फुल ब्लॉक स्टाइल लेटर राइटिंग को रेकमेंड करता है और उन्हीं चीजों को लेकर हम इसी आज के ये वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 2022 एवं 2023 के अध्ययन वर्ष में सीबीएसई के द्वारा जारी की गई निर्देश के अनुसार अध्ययन करेंगे। क्लास 10th के लिए 2022 और 2023 के सैंपल पेपर जो सीबीएसई के द्वारा जारी की गई है, उसे अगर आप करीबी से देखेंगे तो पत्र लिखन के लिए 5 मार्क है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो 5 मार्क लाना आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। बस आपको एक टिपिकल फॉर्मेट जो सीबीएसई ने मार्गदर्शन दिया है, उसी को बस आपको सीखने की आवश्यकता है। अगर हम एक टिपिकल फॉर्मेट की बात करें तो इसमें 4 मुख्य विषय रहता है। सबसे पहली बात फॉर्मेट, जिसे हम कहते हैं प्रारूप। दूसरी बात है ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, जिसे कहते हैं विचारों का आयोजन। तीसरी बात है कंटेंट, इसका मतलब विचार का मूल तत्व। चौथी बात है एक्यूरेसी, उसे कहते हैं यथार्थता, उसे करेक्टनेस जो होना चाहिए। मार्किंग स्कीम के हिसाब से ये फॉर्मेट के लिए 1 मार्क, कंटेंट के लिए 2 मार्क, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज के लिए 1 मार्क और एक्यूरेसी यानी करेक्टनेस के लिए 1 मार्क है। कुल मिला के ये 5 मार्क है। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान देना है वो है फॉर्मेट, जिसके लिए 1 मार्क अलॉटेड है। एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मेट जिसके लिए 1 मार्क अलॉटेड है, इसमें मुख्यतः आपको 6 बातों को ध्यान देने होंगे। सबसे पहली बात सेंडर्स एड्रेस, जिसका मतलब भेजने वाले का पता। नंबर 2 डेट, तारीख। रिसीवर्स एड्रेस, इसका मतलब प्राप्तकर्ता का पता। नंबर 4 सब्जेक्ट, इसका मतलब विषय वस्तु, किसके ऊपर आप उसे लिख रहे हैं। नंबर 5 सैल्यूटेशन, जिसके मतलब है अभिवादन। और आखिरी है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फॉर्मेट में जो 6 बातें हैं, उन 6 बातों में से सबसे पहली बात है सेंडर्स एड्रेस। जब हम सेंडर्स एड्रेस की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है फुल ब्लॉक स्टाइल लेटर राइटिंग में आपको लेफ्ट टॉप मार्जिन में आपको एड्रेस लिखने होंगे। टॉप मार्जिन मतलब ये मान लीजिए आपकी पेज है जिसमें आप लिखने वाले हैं। यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड के ये टॉप पोर्शन जो है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखने होंगे, जिसे कहते हैं लेफ्ट टॉप मार्जिन। जब एड्रेस की बात करें तो इसमें अनेक चीजें हो सकता है। आपको ध्यान देने होंगे कि क्वेश्चन पेपर में आपको किन चीजों को दिया गया है।
उसी के हिसाब से ही आपको लिखने होंगे। संभवतः मैं बस एज्यूम कर रहा हूं, उसमें हो सकता है कि आपको कोई विलेज हो सकता है, या उसमें पोस्ट ऑफिस दिया हो, उसमें डिस्ट्रिक्ट दिया हो, स्टेट और ये पिन कोड नंबर। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो या किसी ऑफिस का नाम हो सकता है। उसमें कोई आइडेंटिफाइबल प्लेस हो सकता है। उसे कोई आइडेंटिफाइबल प्लेस मतलब जिसको देख के पहचान सकते हैं कि हाँ, ये लेटर इस जगह पे पहुंचना है। हो सकता है कि एक रेसिडेंशियल लोकेलिटी हो, किस एरिया में ये लेटर जाना चाहिए, और निश्चित रूप में कोई एक राज्य में वो होगा और ये पिन कोड नंबर में भी होगा। इसमें ऐसे भी कुछ परिस्थितियां आते हैं जहां पे ये सारी चीजें नहीं होंगी। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकता है जहां पे बिल्डिंग का नंबर हो या हाउस नंबर हो, या कोई से एक जगह जो आइडेंटिफाइबल जगह हो सकता है, या कोई एक सेक्टर हो सकता है, और या फेज हो सकता है, या वार्ड नंबर भी हो सकता है। और एक विशेष बात आपको याद रखना है, जब आप एड्रेस लिखते हैं तो दो तरीके से उसे लिखा जा सकता है। वो है, हो सकता है आप जगहों के नाम को आपने लिख दिया, उसके नीचे और एक, देखिए ध्यान दे, इसमें मैंने कोई कॉमा नहीं दिया या कोई फुल स्टॉप नहीं दिया। इसमें एक के नीचे एक मैंने एक विलेज का नाम लिखा, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके बाद स्टेट नेम एंड पिन कोड नंबर। एक के बाद एक नीचे नीचे मैंने लिखा हो, इसमें कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं दिया। और इसमें जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें भी किसी प्रकार के कॉमा है ना फुल स्टॉप है, राइट। लेकिन जब आखिरी की जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये वाला एग्जांपल, राइट, इसमें देखिए ये नीचे सबसे नीचे वाला ये वाला लाइन देखिए आप, इसमें फेज 2, इसके बाद मैंने एक कॉमा दिया, राइट, इसके बाद वार्ड नंबर, इसके बाद आपने एक डॉट दिया, राइट। तो यहाँ पे कॉमा जब दे के मैंने दोनों चीजों को डिवाइड किया, इसका मतलब एक ही लाइन में जब लिखते हैं, कॉमा गिवन व्हेन रिटन इन अ लाइन, जब आप एक ही लाइन में लिखते हैं एड्रेस को, तब आपको कॉमा देना अनिवार्य है। अगर कॉमा नहीं देते हैं और एक ही लाइन में अगर लिखते हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अगर एक के बाद एक विषय आप नीचे नीचे लिख रहे हैं, तब आपको कॉमा या फुल स्टॉप देने की आवश्यकता नहीं। अगर आप सीधा सीधा अगर लिख रहे हैं, गांव का नाम हो या हाउस के नेम हो, उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस लिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कॉमा देना अनिवार्य है। कुछ जगह पे आपको नाम लिखने होंगे और कुछ जगह पे आपको नाम नहीं लिखने से भी होगा। इट्स ऑप्शनल है, आप नाम लिखेंगे तब भी ठीक है, नाम नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। फॉर्मेट में दूसरी बात जो आपको ध्यान देना वो है डेट। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेट भी लिखना बहुत ही जरूरी है। हम आज सीबीएसई के द्वारा और वाइडली एक्सेप्टेड जो अधिकतम लोग इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, उसी कुछ फॉर्मेट्स को हम लोग यहाँ पे अभी ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, उसके बाद आप मंथ लिखें, उसके बाद ईयर लिखें, मतलब कौन से साल में आप लेटर लिख रहे हैं। इसी को चलते हम अनेक प्रकार स्टाइल में इसे लिख सकते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप दिया गया आपको, हर कहीं यहाँ पे डेट लिखा गया, उसके बाद एक फुल स्टॉप है, राइट, एक डॉट दिया गया है, इसके बाद मंथ है, इसके बाद आप साल लिख रहे हैं, इसे फुल स्टॉप देना। सेकेंड फॉर्मेट जो है, आप एक स्लैश दे रहे हैं, ये जो ऑब्लिक कहते हैं हम, राइट, यहाँ पे एक तिरछा वाला एक लकीर खींचने से कहते हैं ऑब्लिक या स्लैश कह सकते हैं, राइट। पहले मैंने लिखा डेट, इसके बाद मंथ, इसके बाद लिखा ईयर, और इन सभी को एक स्लैश या ऑब्लिक के द्वारा उन्हें डिवाइड किया गया। तीसरे प्रकार का देखें, इसमें किसी प्रकार का कॉमा है, न ऑब्लिक है, न डॉट है, राइट। तो इसमें सबसे पहले डेट लिखा गया, इसके बाद मंथ के नंबर नहीं है, इन दोनों में हमने लिखा, यहाँ पे मंथ के नंबर 10 लिखा है, यहाँ पे मंथ के नंबर 10 लिखा है, और इसका मतलब है अक्टूबर, 10th मंथ इज द मंथ ऑफ अक्टूबर, और यहाँ पे हमने अक्टूबर बोल के लिखा, राइट। और इन दोनों के बीच में कॉमा ना दिया है, ना हमने फुल स्टॉप दिया है। पहले हमने लिखा डेट, इसके बाद मंथ का नाम लिखा है, उसके बाद ईयर लिखा है। सो हियर वी हैव नॉट यूज्ड एनी कॉमा, राइट। और आखिरी वाला जो फॉर्मेट है,
इसमें देखिए हमने कॉमा दिया है, उसके बाद डॉट भी दिया है, राइट। तो यहाँ पे आप अक्टूबर सबसे पहले महीना लिया है। अभी तक ये तीनों फॉर्मेट जो हमने दिखा था, इसमें हमने सबसे पहले डेट को लिया, लेकिन यहाँ पे फोर्थ प्रकार का जो है वो है हमने सबसे पहले मंथ को लिया, उसके बाद हमने डेट को लिया। पर ध्यान दें, मंथ उसके बाद डेट के बाद हमने डॉट नहीं दिया, इसमें हमने कॉमा दिया है, उसके बाद आखिरी में ईयर लिखा है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना जरूरी है, हम फुल ब्लॉक स्टाइल में लिख रहे हैं, इसलिए आप ये डेट को राइट जस्ट बिलो सेंडर्स एड्रेस। इसका मतलब क्या है, जो आपने सेंडर के एड्रेस लिखा, सेंडर के एड्रेस जब लिखते हैं आप, उसके सेंडर के एड्रेस यहाँ पे लिखा, उसके जस्ट नीचे आप इसे डेट को लिखेंगे। पर ध्यान दें कि आप इन दोनों के बीच में, किस दोनों के बीच में, सेंडर एड्रेस और डेट के बीच में आपकी 1 लाइन की गैप होना अनिवार्य है। अगर आप 1 लाइन की डिस्टेंस अगर नहीं रखते हैं तो फॉर्मेट गलत हो जाएंगे, जिसके लिए सभी सही रहने से भी आपने एक लाइन नहीं छोड़ा है, एक लाइन का गैप नहीं रखा है, इसलिए आप गलत हो जाएंगे। फॉर्मेट में तीसरी बात जो आपको ध्यान रखने वाली, जिस व्यक्ति को हम लिख रहे हैं उसे हम लोग रिसीवर्स एड्रेस, इसका मतलब रिसिपिएंट, जिस व्यक्ति जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, उसके एड्रेस होना जरूरी है। अगर उसके एड्रेस नहीं लिखेंगे तो चिट्ठी पहुंचेगा किसे। इसीलिए तीसरी बात जो फॉर्मेट में आता है वो है रिसीवर्स एड्रेस। इसे भी आप एट द लेफ्ट मार्जिन में रखने पड़ेंगे। ध्यान होगा, सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में जो आता है वो है सेंडर्स एड्रेस, नंबर 2 है वो डेट, और एक लाइन की गैप देने के बाद आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, राइट। तो इसमें भी ऐसा ही होंगे जैसे हमने चर्चा किया था, उसमें हो सकता है विलेज नेम हो, पोस्ट ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या पिन कोड, राइट। हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन या ऑफिस का नाम हो, कोई आइडेंटिफाइबल प्लेस हो सकता है कोई रेसिडेंशियल लोकेलिटी हो या स्टेट हो और पिन कोड। पर ये ध्यान रखें कि एक लाइन की गैप होना तो जरूरी है, राइट। इसमें भी आप हमने चर्चा कर चुके हैं, जब एड्रेस की बात हमने चर्चा किया था, तो 1 लाइन की गैप तो होता ही है। फॉर्मेट में चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहने का मतलब विषय वस्तु। जब सब्जेक्ट को आप लिखते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, सब्जेक्ट वर्ड जब लिखते हैं तो आप उसे पूरा स्पेलिंग लिखें, SUB लिखे ना, SUBJECT फुल लिखे और 2 बिंदी दे आप कॉलन बनाएं। इसके बाद आप ये सब्जेक्ट जो लिख रहे हैं उसमें सबसे पहला द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड शुड स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, और आप जो भी विषय लिख रहे हैं उसे के सबसे पहला वर्ड, उसके पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होना जरूरी है। दूसरी बात, उसे बहुत ही लंबा ना करें, कोशिश करें कि उसे 4 से 5 शब्दों में लिखें। सो शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग इन 4 to 5 words। 4 से 5 शब्दों के अलावा और ज्यादा लंबा ना लिखें। मेंशन द मेन पर्पस ऑफ द लेटर, इसका मतलब वो 4 या 5 शब्दों को पढ़ते हुए पढ़ने वाला वो पूरे विषय वस्तु को वो जैसे समझे, इसलिए उसे संक्षिप्त करें। सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के बाद लिखें या सैल्यूटेशन से पहले लिखें। ये एक 2 विचारधाराएं हैं, दोनों सही है। पर अगर आप CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और CBSE के विद्यार्थी होने के नाते CBSE बोर्ड में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, नेचुरली आपके पेपर जो भी जांचेगा वो इवैल्यूएटर आपके पेपर CBSE के गाइडलाइन के हिसाब से ही जांचेगा। इसीलिए CBSE जिस प्रकार से मार्गदर्शन देता है उसी के हिसाब से अगर लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स पाने का एक चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए CBSE के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप देखें तो आप सैल्यूटेशन से पहले ही लिखना चाहिए। सब्जेक्ट बोल के वर्ड जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट वर्ड आप लिखने के बाद यहाँ पे एक कॉलन दिया गया है, देखिए आप 2 बिंदी है, इस प्रकार से 2 बिंदी दे। इसके बाद एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ एजुकेटिंग द अंडर प्रिविलेज्ड, ये हो गया आपके विषय है।
4 से 5 शब्दों के अंदर ही उसे लिखे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा और वो बहुत ही संक्षिप्त भी लगेगा। पर ध्यान दें कि वो 3-4 शब्द या 4 से 5 शब्द आपके विषय वस्तु को पूरी तरह से समझा रहा हो। सब्जेक्ट वर्ड लिखने के बाद आपने कॉलन दिया और विषय वस्तु जो रहा उसे आपने लिख दिया। उसके बाद आखिरी में किसी प्रकार के पंक्चुएशन मार्क यानी कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन किसी प्रकार के उपयोग ना करें। फॉर्मेट में और एक मुख्य बात आता है, वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है अभिवादन। हम जब किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो अलग अलग प्रकार से लोगों को अभिवादन करते हैं, उनके योग्यता और उनके पोजीशन के हिसाब से। तो इसमें कुछ ऐसे भी अभिवादन की बातें हैं। उदाहरण के तौर पे हम कभी किसी को कहते हैं डियर सर, डियर मैडम। कभी हम उन्हें लिखते हैं मिस्टर या मिसेस। उनके पढ़ाई के हिसाब से डॉक्टर या उनके प्रोफेशन के हिसाब से हम कहने लगते हैं प्रोफेसर। फिर हम उसके सरनेम लिखते हैं। कुछ ऐसे भी आता है जब डियर लिखते हैं और उसके बाद हम उनके नाम लिख देते हैं। किन परिस्थितियों में हम उन्हें इन सारे शब्दों से हम उसे अभिवादन कर सकते हैं? अगर जिसे आप चिट्ठी लिखते हैं वो एक टोटली स्ट्रेंजर है, उसका मतलब अजनबी है, आप उस व्यक्ति को बिल्कुल जानते नहीं हैं, तो आप उन्हें डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं। फिर जिस व्यक्ति को आप चिट्ठी लिखते हैं उस व्यक्ति को आप अगर व्यक्तिगत रूप में जानते नहीं हैं, उसके साथ किसी प्रकार की इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, बस आप औपचारिक रूप में उसे लिख रहे हैं, औपचारिक रूप में उसे जानते हैं, तो उस व्यक्ति को आप डियर सर या मैडम नहीं लिखेंगे, आप उन्हें लिखेंगे डियर मिस्टर, डियर मिसेस अगर वो औरत हो, और उसके वो एक डॉक्टर अगर है, पीएचडी होल्डर है, तो उसे आप डॉक्टर लिख सकते हैं। केवल मेडिकली डॉक्टर नहीं है, और भी किसी एक विषय पे अगर उन्होंने डॉक्टरी किया है तो उसे डॉक्टर लिख सकते हैं। फिर अगर वो एक प्राध्यापक है, इसका मतलब प्रोफेसर है, तो उसे प्रोफेसर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए आप इसमें लिखा हूं मैंने प्लस, राइट। ये सब इनमें से एक चीज आप लिख सकते हैं, राइट। मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर या प्रोफेसर, ये सब लिखने के बाद उसके सरनेम लिख सकते हैं। सरनेम के हिसाब से मान लो मैं एक नायक हूँ, राइट, आप चौहान हैं, सौंदिया हैं, तो वो सब सरनेम है, राइट। अब माइकल मेरा नाम है और मेरा सरनेम है नायक, तो वहाँ पे माइकल नहीं लिखा जाएगा, उसमें सरनेम लिखा जाएगा, क्योंकि आप मुझे चिट्ठी तो लिख रहे हैं लेकिन आप औपचारिक रूप में जानते हैं, व्यक्तिगत रूप में, इसे पर्सनली आप मुझे जानते नहीं, इसीलिए आप डियर लिख के मिस्टर या मिसेस जो भी लड़की या लड़की है, लड़का है, उसके हिसाब से फिर आप उसमें सरनेम लिखेंगे। तीसरी बात जो है वो है डियर सुजाता। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे व्यक्ति का नाम लिखा गया है लेकिन सरनेम नहीं लिखा गया है, क्योंकि आप उसे एड्रेसी को पर्सनली या दोनों आपस में कुछ हद तक जानते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल करीबी से नहीं जानते हैं, आपके सगे संबंधी नहीं है, लेकिन आप उसे सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप, इसका मतलब औपचारिक रूप में तो चिट्ठी लिख रहे हैं लेकिन आप पूरी तरह से उसे जानते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप वहाँ पे व्यक्ति का सरनेम लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे लिख रहे हैं तो डियर माइकल लिख सकते हैं और डियर नाइक सर नहीं लिख सकते, राइट। और एक बात आपको ध्यान देना जरूरी है, और एक विशेष बात जो हर एक को फॉर्मल लेटर लिखते समय ध्यान देना जरूरी है, आपको शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। जैसे हम व्हाट्सएप में हो या टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या ऐसे कोई इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं। हाउ आर यू के लिए HW हाउ, RARE के लिए हम R, YOU के लिए U, ये सब अलाउड नहीं, इट्स टोटली रॉन्ग। आप अगर मैडम लिख रहे हैं तो उसमें कभी कभार हम लोग शॉर्ट में ये एपोस्ट्रोफी दे देते हैं और लिख देते हैं, ये भी गलत है। सो शॉर्ट हैंड और शॉर्ट राइटिंग इज टोटली रॉन्ग, सो यू मस्ट नॉट यूज, आप बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। मिस्टर, मिसेस, मिस ये सब लिखते दौरान, या डॉक्टर लिखते दौरान, या प्रोफेसर के लिए PROF, ये सब शॉर्ट जब लिखते हैं, ये सब ब्रिटिश इंग्लिश में हम उन्हें डॉट लगाते नहीं हैं। ध्यान दें
लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम उसे डॉट लगाते हैं। हमारी इंडियन इंग्लिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, उसका मतलब ब्रिटिश इंग्लिश है, इस कारण से हम उसमें डॉट लगाएंगे नहीं। फॉर्मेट की आखिरी कड़ी वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। लेटर लिखने के बाद आखिरी में हमें कुछ बातों को लिखना पड़ता है, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। पर इसमें देखें कुछ डूज एंड डोंट्स है, कुछ बातों को आपको करना है और कुछ बातों को आपको करना नहीं है। सबसे पहली बात क्या नहीं करना है। हमें कुछ लोगों को आदत है कुछ चीजों को हम लिखते ही हैं, जैसे कि थैंकिंग यू, वेटिंग योर रिप्लाई और वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इन चीजों को आप कभी ना लिखें, उसे हम कहते हैं हैंगिंग पार्टिकल्स। ध्यान रहे इन चीजों को लेटर के आखिर में बिल्कुल ना लिखें। अब देखते हैं किन चीजों को लिखना है। सबसे पहली बात, ये जो इतने सारे लिस्ट है इनमें से एक चीज को आप लिख सकते हैं। नंबर 1, अगर आप दोनों जने लिख रहे हैं, अगर लिखने वाले लेखक अगर एक से अधिक हैं तो आप इसको प्रोनाउन यूज कर सकते हैं वी। अगर अकेले लिख रहे हैं तब लिख सकते हैं आई। उसमें लिख सकते हैं आई अवेट टू योर रिप्लाई, या लिख सकते हैं वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, होप टू सी एन अर्ली रिप्लाई। इन चीजों को आपको याद करनी होगी ताकि किसी भी प्रकार के ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। इसलिए इनमें से एक लाइन जो आपको आसान लगे, जो आपके दिल के करीब है और आपको लगता है कि आप याद करके लिख सकते हैं, उसी को याद करें और बाकी चीजों को छोड़ दें। राइट? थैंक यू, विथ रिगार्ड्स, विथ बेस्ट विशेस, होप टू सी यू सून। डिपेंड करता है कि किस बात को। अगर आप जल्दी उनसे मिलना चाहते हैं, होप टू सी यू सून लिख सकते हैं, या आप कुछ चीजों को बधाई देना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि वी विथ बेस्ट विशेस, या लिख सकते हैं विथ रिगार्ड्स। नहीं तो बस सिंपली किसी कोई भी बात हो लिख सकते हैं थैंक यू। अगर आप किसी प्रकार के रिप्लाई चाहते हैं तो कह सकते हैं होप टू सी एन अर्ली रिप्लाई, क्योंकि आप जल्दी रिप्लाई की अपेक्षा रख रहे हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आप चाहते हैं कि वो आपको जल्द से जल्द प्रति उत्तर दे। इनमें से कोई एक चीज ध्यान दे, लेटर किस प्रकार है, लेटर को ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों को उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी बात जो आपको लिखना है वो है योर ट्रूली। हो सकता है आप लिख सकते हैं योर सिंसियरली, या लिख सकते हैं योर फेथफुली। इन तीनों में से एक चीजों को आप लिख सकते हैं। पर ध्यान दें, हमें आदत है क्या लिखना, हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। किसमें? योर्स लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। वो सबसे गलत बात है, क्योंकि वो ग्रामेटिकली भी और सीबीएसई के हिसाब से बहुत ही गलत है। इसीलिए जब योर्स लिखते हैं, देखिए इन तीनों चीजों में आप योर्स देख रहे हैं। यहाँ पे पहले बार में योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। ये उसका मतलब ये योर्स वर्ड जो है बहुत ही एप्रोप्रिएट और पॉपुलर वर्ड है, पर एस रहने के बाद हम ध्यान दें कि ये एपोस्ट्रोफी, उसका मतलब ऊपर जो है कॉमा लगाना, ये कभी ना करें। तीसरा इंपॉर्टेंट बात वो है, आप जो राइटर हैं वो राइटर के सिग्नेचर, उसके नाम और उसके बाद डिजिग्नेशन। इट डिपेंड्स, अगर वो लेटर में अगर आपके डिजिग्नेशन, लेखक के डिजिग्नेशन अगर दिया नहीं है तो डिजिग्नेशन ना लिखे, अगर डिजिग्नेशन दिया है तो डिजिग्नेशन लिखे, अगर नाम दिया है तो नाम लिखे, नहीं भी दिया है तो भी आप नाम लिख सकते हैं, और आप सिग्नेचर लिखे, उसे सिग्नेचर कर सकते हैं। आगे हम इस चीज को इन डिटेल्स प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चिंता ना करें, इन डिटेल्स वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। वी विल टेक ए सैंपल लेटर फ्रॉम सीबीएसई। सीबीएसई के एक सैंपल लेटर को लेके हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उसमें आपको ये जो पढ़े हुए कायदे कानून हैं उसको आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम लेटर के दूसरे कड़ी में पहुंचे। सबसे पहला जो था वो था फॉर्मेट, जिसके लिए 1 मार्क है। अब दूसरा पार्ट जो है वो है कंटेंट, जिसके लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे।
कंटेंट जिसके लिए आपको 2 मार्क मिलने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा आप बारीकी में समझना जरूरी है। ध्यान दें, जब कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट को हम कह रहे हैं बॉडी पार्ट, बॉडी ऑफ द लेटर, राइट। इसी में लेटर के पूरा शरीर है, इसका मतलब पूरे विषय वस्तु आप इसी भाग में या कंटेंट पार्ट में आप इलैबोरेट करके लिख रहे हैं। तो ये खास करके बॉडी पार्ट्स आपके 2 से 3 पैराग्राफ में आप उसको लिख सकते हैं। कुछ ऐसे लेटर्स हैं वहां पे आप 2 पैराग्राफ में उसे समाप्त कर सकते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स हैं आप उसे 3 पैराग्राफ में भी उसे समाप्त कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। पर ध्यान दें, एक ही पैराग्राफ में पूरे लेटर को समाप्त करना गलत है। लेटर को आप 2 में या 3 पैराग्राफ में उसे समाप्त कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ, अगर 3 पैराग्राफ की बात करते हैं तो उसी को हम सबसे पहला जो भाग आता है उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ के लेटर के प्रस्तावना है। इसमें आपको क्या रहता है? इंट्रोड्यूसिंग द राइटर ऑफ द लेटर एंड मैटर इन ब्रीफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लेखक अपने बारे में संक्षिप्त में कुछ बातों को लिखता है। फिर आता है दूसरे पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पर्पस पैराग्राफ। लेटर जो आप लिख रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस मकसद से आप लिख रहे हैं। डिटेलिंग द मैटर या प्रॉब्लम्स, मेन इश्यूज। पर्पस की बात जब करते हैं तो उसमें कुछ लेटर्स ऐसे होंगे जहां पे कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उसी प्रॉब्लम्स को लेके आप चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लेटर्स हो जहां पे प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन कुछ ऐसे मेन इश्यूज जो है, कुछ विषय जो है, उस घटनाओं को आप वर्णन करना चाह रहे हैं। हो सकता है वहां पे कुछ एक्शन की आवश्यकता हो, कुछ समस्या हुआ हो, उस समस्या को आप वहां पे व्याख्यान कर रहे हैं कि उस समस्या को गौर किया जाए। जिससे आप लेटर को लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो लेटर को ना केवल पढ़ें, ना केवल वो अवगत हो, बल्कि उससे आप अपेक्षा रख रहे हैं कि उसके निराकरण के लिए या उस समस्या के समाधान के लिए वो कुछ करें। उस चीज को क्या किया जाए, जो आपकी समस्या है, वो समस्या के निराकरण क्या आप चाहते हैं, उस चीज को आप उन्हें डिटेल में बता रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। आप लेटर को एक समापन कर रहे हैं। वहां पे आप क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, आपका उस समस्या के सजेशन क्या है। ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ या समापन के पैराग्राफ में आप सॉल्यूशन बता रहे हैं। जो भी समस्या था, जो भी प्रॉब्लम या इश्यूज था, उसमें सॉल्यूशन आप क्या चाहते हैं। आप कुछ सुझाव दे रहे हैं वहां पे कि क्या किया जाए, और उसमें आप आखिरी में उसी लेटर को आप एक समापन कर रहे हैं। इस चीज को लिखने के लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है या जो प्रश्न है, उसको आप बारीकी से समझना जरूरी है। जब तक आप उस लेटर को बारीकी से समझेंगे नहीं, तो आप उसके मूलभूत उद्देश्य को समझेंगे नहीं। अगर समस्या को आप अगर पकड़ नहीं पाते हैं, तो आप समाधान के लिए भी याचना नहीं कर सकते। इसीलिए आपको कोर वैल्यूज क्या है, उसे आपको फाइंड आउट करने होंगे। वो वैल्यू पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। आपको 2-3 बार उसे पढ़ना आवश्यक है, तभी जाके मूलभूत विषय को आप उसे समझ सकते हैं। सो फाइंड आउट ऑल द मेन पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स इंक्लूड। ध्यान दें, जब आप सेकंड पैराग्राफ में जहां पे आप पर्पस लिखते हैं, तो हर एक पॉइंट्स को आपको उनको इंक्लूड करने होंगे। उसे रीजनेबली, उसे क्रमबद्ध तरीके में, तर्कात्मक रूप में उन्हें उन पूरे पॉइंट्स को सजाने होंगे। कौन सा पॉइंट को पहले रखा जाए, कौन सी बात को सेकंड में रखा जाए, वो आपको फाइंड आउट करने होंगे। तभी जाके आप उसे क्लैरिटी में उसे रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैसेज की कंप्लीटनेस होना जरूरी है। जब इन सारी चीजों को आप लिख के रखते हैं, तभी जाके उस संदेश को आप एक क्लैरिटी के साथ उसके साथ आप प्रस्तुत कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि आपके लेटर के वर्ड लिमिट वो 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभार हम क्या करते हैं, अनवांटेड जार्गन्स
जो चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों को लिखते जाते हैं, जिससे कि हमारे वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप लेटर को लिखते हैं तो ध्यान दें कि आपके वर्ड लिमिट 120 से ज़्यादा ना हो। कभी कभार आप ज़्यादा लिख देते हैं, अच्छी बात है, पर कोशिश करें कि वो 120 शब्दों के अंदर ही पूरे चीज़ों को, पूरे पॉइंट्स को आप उसे प्रस्तुत करें।